सो अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो लेक्चर सीरीज के फोर्थ पार्ट में। दोस्तों जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता रहेगा कि यार इस चैप्टर के अंदर किस तरीके से यूएसएसआर पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। हालांकि वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले और दूसरे पार्ट में ही आपको क्लियर हो चुका होगा कि यूएसएसआर खत्म क्यों हुआ था, और तीसरे पार्ट में हमने समझा था कि किस तरीके से यूएसएसआर जब खत्म हो गया था तो दुनिया के सामने क्या परिणाम हमें देखने को मिल रहे थे। अब हम वीडियो लेक्चर सीरीज के चौथे पार्ट की तरफ आ चुके हैं और उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो उसके बाद दुनिया के सामने एक ऐसी थेरेपी सामने आई जो सही मायने में लोगों को एक तरीके से बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा के घाव पे मलहम लगाने का काम करती है। इससे पहले अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन सारी उसमें मिलती रहती है। सो अगेन कम टू द पॉइंट, जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स होता है तो देखो पेनफुल प्रोसेस ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम द ऑथोरिटेरियन टू द डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम अडॉप्ट इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड द ईस्ट यूरोप। मतलब कि एक ऐसा पेनफुल प्रोसेस जहां पर सरकार डेमोक्रेसी की तरफ जा रही है और उसके बाद सिर्फ रशिया ने ही नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया की बहुत सारी कंट्री जो यूएसएसआर की पार्ट थी वो, और साथ में ईस्ट यूरोप की बहुत सारी कंट्री, सभी कंट्री ने अपने देश में तानाशाही या नौकरशाही से बढ़ते हुए अपने आप को लोकतंत्र की तरफ आगे लेके गए। और ऐसे में 45 साल तक जो इन कंट्रियों को लगता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है, लेकिन अब इन्हीं कंट्री को बिलीव होने लग गया कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ही हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इस थेरेपी को शोक थेरेपी के नाम से पुकारा जाता है। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि शोक थेरेपी क्या है, शोक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, शोक थेरेपी पूरे ईस्टर्न यूरोप के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर या यूएसएसआर के अंदर क्यों लाई गई, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ आगे बढ़ने के लिए हर किसी कंट्री को पैसे की ज़रूरत है, और जब हर किसी कंट्री को पैसे की ज़रूरत है तो आप देखोगे कि पैसा इन कंट्री के पास नहीं है, क्योंकि इन कंट्री की अपनी खुद की करेंसी इतनी वीक हो गई थी यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद कि वो इंटरनेशनली दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ सामने आता है। वर्ल्ड बैंक जो है दुनिया को पैसे उधार देता है, आईएमएफ जो है दुनिया के सारे पैसों की मॉनिटरिंग रखता है कि किस कंट्री के पास कितना पैसा है, किस कंट्री के पास कैसा बजट है, ईच एंड एवरीथिंग आईएमएफ देखने की कोशिश करता है। तो इस हिसाब से शोक थेरेपी की अगर अच्छी बातें देखें, या शोक थेरेपी जब पूरे यूएसएसआर खत्म होने के बाद सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप और रशिया जैसी तमाम कंट्रियों में फैलता है शोक थेरेपी, तो उसके परिणाम बस इतने से थे कि पूरी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट से शिफ्ट होकर कैपिटलिस्ट की तरफ चली गई थी। ये सबसे बड़ी आइडियोलॉजी थी। दूसरा, कलेक्टिव फार्म वर रिप्लेस्ड द प्राइवेट फार्मिंग। अब कलेक्टिव फार्मिंग क्या थी दोस्तों, आपको हमने वीडियो लेक्चर सीरीज के पहले पार्ट में बताया होगा कि जोसेफ स्टालिन के द्वारा कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम लाया गया था। कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता, जैसे सामूहिक खेती कहा जाता है, तो वो चीज़ आप ना पता कहाँ देखोगे, ज्योग्राफी वाले पार्ट में देखोगे, क्लास 12th की या 11th में। अगर नहीं भी पता तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ बता दूंगा। नहीं भी ढूंढना है तो कहीं एक्स्ट्रा भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन प्राइवेट फार्मिंग की तरफ देश जा रहा था, क्योंकि भाई समझ में तो यही आ रहा है कि कैपिटलिस्ट जहाँ पे होगा तो सब कुछ प्राइवेट की तरफ ही लोग जाने की कोशिश करेंगे। फ्री ट्रेड रीजन बनाया गया। फ्री ट्रेड रीजन का मतलब जहां यूएसएसआर, रशिया या रशिया के साथ की कंट्रियां दूसरी कंट्री के साथ व्यापार नहीं करती थी, अब दूसरी कंट्रियां उन्हीं की कंट्री में आके व्यापार करने लग गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, उन कंट्री के अंदर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ना चालू हो गया। जैसे मान लीजिए कि रशिया आज से पहले चाइना से व्यापार नहीं कर रहा होगा या यूएसए से व्यापार नहीं कर रहा होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही 1991 के अंदर यूएसएसआर खत्म होता है तो अब उनका झुकाव अमेरिका के साथ रिलेशन को बिल्डअप करने के लिए हो गया। तो अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज जो है रशिया के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की कोशिश कर सकती है, तो ये भी एक अच्छी बात थी। उसके बाद बैकअप ऑफ द ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्री ऑफ द सोवियत ब्लॉक। ब्रेकअप इट मीन्स दैट जब कंट्रियां आज़ाद हुई तो उन्होंने अपनी कंट्री के साथ अलायंस नहीं करा, अपनी कंट्री के लोगों के साथ बिजनेस नहीं करा,
जबकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने वेस्ट कंट्रियों के साथ बिजनेस करने की शुरुआत कर दी। जैसे रशिया अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के साथ, या तुर्कमेनिस्तान पोलैंड के साथ, या पोलैंड जो है आपके क्या कहते हैं जर्मनी इटली के साथ बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। ये शॉक थेरेपी के परिणाम हुए, क्योंकि शॉक थेरेपी के फीचर्स भी अगर आपने लिखने हैं तो भी आप इसे लिख सकते हो। इससे ये हुआ कि भैया हर किसी कंट्री को कैपिटल कमाना है, पैसा कमाना है, इसीलिए। अब इसके परिणाम अगर हम देखें तो परिणाम ज़्यादातर नेगेटिव हमें देखने को मिलते हैं। तो नेगेटिव परिणाम में सबसे पहले तो जितने भी स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स हो गई। मतलब कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी याद करो, उन्होंने कहा था सारा कंट्रोल सरकार के हाथों में होना चाहिए। जब सारा कंट्रोल सरकार के हाथों में होगा तो सरकार को अपने हाथ में पैसा रखना पड़ेगा। लेकिन जब यही सरकार कैपिटलिस्ट की तरफ आगे बढ़ेगी तो सरकार को प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना पड़ेगा, और जब प्राइवेट कंपनियां आ जाएगी तो सरकारी कंपनियां जो है पिट जाएंगी। आप इंडिया के अंदर एग्जांपल ले लीजिए कि एमटेनएल पिटा ही इसलिए क्योंकि एयरटेल जियो जैसे ब्रॉडबैंड सर्विस जो है वो लोगों को सस्ता देने लगे, अच्छी फैसिलिटीज देने लगे, जिससे सरकारी को पता चला कि हम लोग कितनी गलत तरीके से काम कर रहे थे। इसी हिसाब से दुनिया के अंदर रशिया या यूएसएसआर की जितनी भी कंट्री थी उसमें से 90% जो सरकारी कंपनियां थी वो पूरी तरीके से बिक गई और प्राइवेट इंडस्ट्रीज आगे बढ़ने लग गई। दूसरा, रशिया की खुद की करेंसी जो है रूबल, उसमें गिरावट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ज़्यादातर बिजनेस डॉलर में, पाउंड में या यूरो करेंसी के अंदर हो रहा था, और इसकी वजह से इनकी कंट्री की गिरावट जो है हमें देखने को मिलती है। सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर, जो सरकार अपने पैसों से एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट जॉब सर्विस चलाती थी, वो अब पूरी तरीके से सोशल वेलफेयर वाले काम भी बंद होने चालू हो गए, और ये बहुत बड़ा नेगेटिव परिणाम था। दूसरा, इकोनॉमिक इन इक्वालिटी आ गई। समाज में पहले नो एम्प्लॉयमेंट था, बेसिक चीज़ें सभी लोगों को मिलती थी, लेकिन अब अमीरी और गरीबी जो थी और सोशल डिफरेंसेस कि जो प्राइवेट कंपनी वाले लोग हैं, जो प्राइवेट कंपनी में अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दिमाग सही तरीके से चला के चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वो चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिला कि गरीब आदमी ये नहीं कर सकता था। जहाँ सरकार उसकी मदद कर रही थी अब सरकार भी उसकी मदद नहीं करेगी। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी कंट्रियाँ 1991 के बाद जैसे ही आज़ाद होती है तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लोग कैपिटलिस्ट की तरफ गए, क्योंकि रशिया जैसी महान कंट्री कैपिटलिस्ट की तरफ जा रही थी। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि रशिया को सन 2000 के अंदर अपने आप को रिवाइव करने का मौका मिला। रशिया इतनी जल्दी रिवाइव इसलिए हो पाया क्योंकि रशिया के पास ऑयल, नेचुरल गैस और बहुत सारे मिनरल रिसोर्स थे जो दूसरी कंट्री को बेचकर ये अपने देश को चला सकता था, है ना। जबकि दूसरी कंट्रियां जो यूएसएसआर की मेंबर थी उनकी अपनी ही कंट्री के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूँ बहुत सारी कंट्री के अंदर विद्रोह और गृह युद्ध जैसी चीज़ें चल रही थी। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे चेचन्या और दागिस्तान देख सकते हो। रशिया के अंदर दो ऐसे स्टेट थे, जब यूएसएसआर आज़ाद भी नहीं हुआ था तो रशिया के दो स्टेटों के अंदर पहले से अलग से डिमांड चल रही थी कि ये स्टेट्स पहले से ही अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं रशिया से भी। तो उस टाइम पीरियड पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी, लेकिन ऑफकोर्स सेपरेट मूवमेंट को पूरी तरीके से रशिया ने बचाया और अपने आप को सेव किया। जबकि तजाकिस्तान के अंदर आप देखो तो कहीं ना कहीं 10 सालों के अंदर सिविल वॉर चलता ही रहता है, जनता के बीच में, वहाँ के राजा के बीच में, है ना। उसके बाद यहाँ पे अजरबैजान के अंदर अगर आप देखो तो दो भाषा बोलने वाले जो लोग थे, कुछ लोकल अर्मेनियन जो थे वो कहते थे कहीं और हमें जाने की ज़रूरत है, जबकि कुछ लोग कहते थे कि हमें दूसरा स्टेट बनाने की ज़रूरत है। तो इस अजरबैजान के अंदर भी प्रॉब्लम बनी रही। उसके बाद जॉर्जिया अगर आप देखो तो जॉर्जिया एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बना कुछ समय के बाद, रशिया से निकलने के बाद। चेकोस्लोवाकिया दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, चेको अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया। ये सारी चीज़ें 10 सालों के बीच में ही हुई थी, इसलिए इस कंट्री को बहुत सारी दिक्कत, मतलब यूएसएसआर जैसे देशों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इवन अगर यूगोस्लाविया की बात करी जाए तो जैसे ही 1991 के अंदर यूगोस्लाविया आज़ाद होता है तो यूगोस्लाविया के अंदर से कुछ कंट्रियाँ निकल जाती है, जैसे क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मैकेडोनिया, और उसके बाद यहाँ पे मोन्टेग्रो, एंड देन बोस्निया, कोसावो, ऐसी बहुत सारी। 2008 तक भी अगर आप देखो तो यूएस वाला आपका यूगोस्लाविया टूट रहा है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि 1991 के बाद जैसे ही यूएसएसआर ख़त्म होता है, रशिया बनती है, तो आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं।
और इसीलिए यूएसए इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक स्टेबल है, उनके देश में डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से है, जबकि ये कंट्रियाँ, रशिया खुद अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और जो 15 कंट्रियाँ रशिया से अलग निकली उन्होंने सीआईएस तो बना लिया, लेकिन उनको अपनी ही कंट्री के अंदर विद्रोह और सिविल वॉर जैसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। इसीलिए इन कंट्रियों को समय लगा अपने आप को बहुत अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, सो ये थोड़ा सा बेसिक था आपको समझाने के लिए। अब हम अगले पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इंडिया का रिलेशन रशिया से कैसा था, क्योंकि यही हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है। जब भी हमें इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स समझ में आएगी कि भैया जब रशिया था तो रिलेशन कैसा बना, जब यूएसएसआर था तो रिलेशन कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों के साथ। दिस इज इंडियंस वीडियो। अगर ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है।